हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम ब्रह्मा सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन में आप सबों का स्वागत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 जो कि बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का पहला चैप्टर है। आइए हम लोग जाने कि कौन कौन से इसमें टॉपिक्स आते हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चंस बोर्ड के द्वारा पूछे जा सकते हैं। इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए जो लाइफ प्रोसेस में जो भी कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज हैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक करके हम उन सभी क्वेश्चंस को देखें कि किस पैटर्न पर और किस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो बच्चों आपके सामने है पहला क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। आपको इसमें से ऐसे पेयर को सेलेक्ट करना है जो इनकरेक्ट है। जैसे एक नंबर में क्या दिया हुआ है, रेस्पिरेशन। और आपको मालूम है रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो हम O2 लेते हैं और O2 ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में चले जाते हैं। और सेल्स में क्या होता है, तो उधर सेल में क्या आया हुआ है, तो ग्लूकोज आया हुआ है। क्योंकि जब डाइजेशन हुआ था तो इलियम वाले पार्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वहां क्या हुआ था, तो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो गया था और ब्लड के थ्रू मिक्स होकर के कहा गया था, सेल में आ गया था। तो बच्चों ऑक्सीजन यहां आया है और सेल में पहले से क्या मौजूद है, तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को यहां क्या करता है, ये ऑक्सीजन तो ब्रेक डाउन करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो पहला आपका क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। क्या ये बात सच है कि सेल में ऑक्सीजन आया और ग्लूकोज को जब तोड़ेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये तो बात सच है कि रेस्पिरेशन के बारे में जो कहा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, ऐसा तो रेस्पिरेशन में होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो फूड लेते हैं उस फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारा बॉडी उसका यूटिलाइज करता है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बी नंबर ऑप्शन भी आपका सही है। सी नंबर आपका ऑप्शन देखिए, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मींस क्या होता है बच्चों, हमारे बॉडी में बहुत सा, जैसे कि हमने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन तो हमने लिया कहां से, हमने नोज से लिया। और जब ये ऑक्सीजन अंदर गया, लंग्स में गया, फिर जाकर के ब्लड के थ्रू आया सेल्स तक, यानी कि बीच में क्या हो रहा है, वह ऑक्सीजन जो है वो सेल तक आ रहा है ब्लड के थ्रू, यानी कि एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में वो ट्रेवल कर रहा है, दिस इज नॉन एज ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यहां कह रहा है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ऐसा है क्या, ये हमारे जो सेंसेशंस हैं उसके रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है, ऐसा तो नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो होता है कि मटेरियल्स का, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना, हमारे बॉडी के वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन करना, यही होता है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, इसीलिए आपका सही उत्तर सी है। लेकिन आप डी नंबर भी देखिए कि डी नंबर क्या कह रहा है, ये क्या सही है या क्या गलत है। तो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारे बॉडी में जो मटेरियल, जो ऐसा प्रोडक्ट तैयार हुआ है जो हमारे बॉडी के काम का नहीं है, वेस्ट मटेरियल है, उसको हम अपने बॉडी से आउट कर देते हैं। यूरिन के फॉर्म में हो, स्टूल के फॉर्म में हो, स्वेट के फॉर्म में हो, तो आउट कर देते हैं। तो एक्सक्रीशन के बारे में क्या लिख रहा है, रिमूव्ड ऑफ वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स। जो भी बाय प्रोडक्ट्स है उसको क्या कर देता है हमारा बॉडी, रिमूव कर देता है। तो ये ऑप्शन भी सही है आपका। तो ए, बी और ये जो डी है ये तो करेक्ट पेयर्स है। एक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही जो कहा जा रहा है वो क्या है बच्चों, इनकरेक्ट पेयर है। तो आइए चलते हैं अब दूसरा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखें कि उस ऑब्जेक्टिव में आपको किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूसेस सीक्रेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। ऐसा कौन सा जूस है जो ह्यूमन बॉडी में सीक्रेट होता है जो डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। तो आइए एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं।
सबसे पहला है स्लाइवरी जूस। स्लाइवरी जूस आपको मालूम है हमारे बक्कल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं और उस स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवरी जूस निकलता है। उस स्लाइवरी जूस में स्लाइवरी एमाइलेज पाया जाता है और कभी भी एमाइलेज की बात आएगी बाबू तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो हमारे स्लाइवरी जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? स्लाइवरी एमाइलेज। तो इसमें तो चलो हो गया, एंजाइम पाया जाता है इसमें। बाइल जूस के बारे में बताइए। बाइल जूस जो है वो हमारे लीवर से सीक्रेट होता है और सीक्रेट होने के बाद वो आकर के हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जब हमारा स्टमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसे हम काइम कहते हैं, तो हमारे स्टमक में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, अभी पचा नहीं है पूरी तरह से, थोड़ा सा पचा है, वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहां चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में चला जाता है, जहां पर क्या है जो स्टमक से गया है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, कहां पे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों उसमें HCl तो होगा, तो उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। बाइल जूस में क्या होता है? तो ये एक बेसिक नेचर वाला मटेरियल है, तो ये जाता है ड्यूडेनम में और जो खाना आया है स्टमक से उसमें जो HCl मिक्स्ड है उस HCl को जाकर के ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। साथ ही दूसरा काम है बाइल जूस का क्या, कि जो भोजन में फैट है उसका इमल्सिफिकेशन करता है और इसका कोई काम नहीं है। तो इसमें तो बच्चों कोई एंजाइम पाया नहीं जाता है। इसका यही दो काम है, ये बेसिक नेचर का होता है, ये HCl को न्यूट्रलाइज करता है और दूसरा काम है ये फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। तो इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो यही वो जूस है जो ह्यूमन बॉडी में सीक्रेट तो होता है लेकिन डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। आइए हम सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस। आपको मालूम है गैस्ट्रिक जूस कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या सब होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, म्यूकस होता है और इनएक्टिव पेप्सिनोजेन होता है। जो HCl है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और एक्टिव पेप्सिन जो है वो क्या करता है? तो हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करता है। तो बच्चों गैस्ट्रिक जूस में तो एंजाइम पाया जाता है। चलिए डी नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो डी नंबर ऑप्शन है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस दो पैनक्रियाज से निकलता है। बच्चों पैनक्रिएटिक जूस के बारे में आपने पढ़ा है कि पैनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, लाइपेज होते हैं जो फैट का डाइजेशन करेगा और ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो इसमें तो बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो कौन सा ए, बी, सी और डी में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? ऐसा कौन सा जूस है? ऐसा बाइल जूस ही है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं उसमें हमसे आपसे क्या पूछा जा रहा है। बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द ट्रैकिया थ्रॉट इंश्योर दैट। आखिर हमारे ट्रैकिया में, हमारा जो ट्रैकिया होता है, इस ट्रैकिया में आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिखाई पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके क्या कारण है? आखिर ये क्या इंश्योर करता है? क्यों होता है ये? पहला ऑप्शन है द एयर पैसेज कोलैप्सेस। मतलब कि ये इंश्योर करने के लिए है, इसके लिए है कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स कर जाए। ऐसा नहीं है बच्चों। दूसरा ऑप्शन है द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। मतलब ये जो क्या है, ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है। तो इससे हमारा विंड आते जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो ये कोलैप्स नहीं करे, ये सिकुड़ नहीं जाए, बंद नहीं हो जाए,
इसके लिए ये जो कार्टिलेज आप देख रहे हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसी के लिए होता है ये। तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन है बच्चों वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, द एयर इज फिल्टर्ड इंटरिंग द नॉस्ट्रिल्स। ये इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारे थ्रोट में है, हमारे ट्रैकिया में है कि ये जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, हमारा क्लैप्स नहीं करे, ये सिकुड़ नहीं जाए, बंद नहीं हो जाए, बस ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। और डी नंबर है नॉन ऑफ दीज, ऐसा नहीं है बच्चों, डी नंबर तो होना ही नहीं है, क्योंकि हमारा बी नंबर सही स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो एयर पैसेज है डज नॉट कोलैप्स, मतलब ये कोलैप्स नहीं करे, इसके लिए दिया गया है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पर, कि वो क्या कह रहा है। तो बच्चों आइए अब हम चौथे सवाल को देखते हैं, क्या है, द फंक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इज टू। आखिर ये लिम्फ फ्लूइड का जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा लिम्फ क्या चीज है। तो लिम्फ क्या चीज है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ब्लड को समझना होगा कि ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। ब्लड 2 पार्टों में बटे हुए हैं। दोनों पार्टों की अगर बात करें तो एक होता है सेल और दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो 55% पार्ट है ब्लड का बच्चों, और इधर अगर सेल की बात करें तो ये मात्र 45% है, यानी कि प्लाज्मा अधिक प्लाज्मा पार्ट होती है ब्लड में। तो आइए हम देखते हैं कि सेल वाले पार्ट में क्या सब होता है। तो सेल वाले पार्ट में आपको होता है आरबीसी, फिर होता है डब्ल्यूबीसी, और फिर होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, तो ये तीनों पार्ट होते हैं आपको सेल वाले पार्ट में, और प्लाज्मा अलग होता है। बच्चों जब हमारा जो सेल है, जो सेल मान लो कि यहां पर सेल है, ठीक है, यहां पर सेल है और यहां पर आपको हार्ट है, और हार्ट से क्या हुआ, तो जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स से वो निकल के आ रही हैं, ठीक, और इधर से गुजर रही हैं। ये ब्लड वेसल्स में क्या आ रहा है, तो ब्लड आ रहा है, और इस ब्लड में क्या सब है, तो प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ब्लड प्लेटलेट्स है, ये सारे के सारे हैं। जो ये सेल है, यहां पर सेल और वेसल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और ये स्पेस क्या होता है, तो जो ब्लड के साथ मटेरियल आ रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, जो गैसेस, ऑक्सीजन, जो न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ये सब आ रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो सेल और वेसल्स के बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है, उसमें ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। इसमें जो एब्जॉर्ब्ड होता है, तो मान लो कि यहां पर आ गया न्यूट्रिएंट्स इन सभी सेल्स के लिए। अब सेल उसको क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो है ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स आया, जो ऑक्सीजन आया, उसको इसने क्या कर लिया, तो एब्जॉर्ब कर लिया। ये आ गया इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में। जो ब्लड का जो डब्ल्यूबीसी होता है, वो डब्ल्यूबीसी के भी पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इसके साथ आ जाते हैं। और जो प्लाज्मा वाला पार्ट है ब्लड का बच्चों, वह भी फ्लूइड के फॉर्म में रहता है, इसलिए वो आसानी से इसमें आ जाते हैं। तो अब बताइए, यहां है प्लाज्मा जो फ्लूइड के फॉर्म में मिल गया है, यहां पर डब्ल्यूबीसी मिला हुआ है, न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है, और ऑक्सीजन जो आया है ब्लड के थ्रू वो भी है। तो आप जरा देखिए कि क्या सब हुआ है, यहां पर डब्ल्यूबीसी आया हुआ है और प्लाज्मा आया हुआ है। तो डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा कंबाइंड होकर के क्या बनाता है, तो लिम्फ फ्लूइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, जो यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी जो मिक्स हुआ है बच्चों, वही है लिम्फ फ्लूइड। अच्छा बताइए, लिम्फ फ्लूइड में मिला क्या सब है, तो न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है, ऑक्सीजन आया हो तो ऑक्सीजन मिला हुआ होगा। देखिए आपके ऑप्शन में क्या सब है, तो ये ऑप्शन है ए नंबर, कहता है ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। मतलब यहां जो काम हो गया, जो न्यूट्रिएंट्स इसमें एब्जॉर्ब हो गया सेल में, उसके बाद जो बचा उसको वापस ब्लड वेसल्स में क्या कर देने का काम करता है, भेज देने का काम करता है। तो पहला ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है उसके ब्लड में वापस भेज देने का काम करता है। तो पहला तो ये हो गया कि हाँ
जब ये इंटरसेलुलर स्पेस में आ सकता है तो ये फिर ओवर हो जाने के बाद अगर एक्स्ट्रा हो गया तो ये फिर वापस भी जा सकता है। तो पहला ये बात मानने योग्य है, तुम मान सकते हो। दूसरी बात सुनो क्या कह रहा है कि कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो फूड का डाइजेशन हुआ था वो ब्लड के थ्रू ही आता है, ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में। यहां आप देखिए हमने कहा इसमें न्यूट्रिएंट्स मिले हुए होंगे, ऑक्सीजन मिला हुआ होगा, तो और यहां पर प्लाज्मा WBC मिलकर के लिम्फ है, तो लिम्फ में क्या सब मिक्स्ड है, तो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन नंबर ए भी सही दिख रहा है क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी सही दिख रहा है क्योंकि डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब किए हुए इसमें मिक्स है, साथ ही इसमें जो फैट है जो इंटेस्टाइन से आया है डाइजेस्ट होकर के वो भी लिम्फ फ्लूइड में क्या है, मिक्स है। तीसरा देखिए, तीसरा ऑप्शन भी क्या सही बात कह रहा है कि इन दोनों से अलग बात कह रहा है। ये कह रहा है सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बच्चों जो ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है वो इसका होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, वो लिम्फ का काम नहीं होता है। तो आपका जो कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, जो कि डी नंबर में आपको ऑप्शन दिया। जब भी ऐसा होगा एग्जाम में कि एक से अधिक ऑप्शन सही आ रहे हैं तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिया जाएगा कि बोथ ए एंड बी, या आपको इस तरह से भी दे सकता है, अगर ए और सी सही रहता तो इस तरह से देता बोथ ए एंड सी। तो ऐसा ऑप्शन जब दिखे तो आपको एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए क्या इन दोनों को ऑप्शन में दिया जा रहा है तो ऊपर वाली ये दोनों कथन सही है क्या। तो चलो ए और बी, बोथ ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे सही है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब है, राइट ऑप्शन है। चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पे और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है आपसे। तो बच्चों आइए अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि सबसे पहले अगले सवाल को बनाने के लिए आपको दिया गया है डायरेक्शन। बच्चों ये बहुत ही खतरनाक टाइप का सवाल है और आप लोगों का ही किस्मत ऐसा था कि इसी बार से ये इंप्लीमेंट किया गया है कि आपको इस तरह के 40% क्वेश्चंस इसी तरह के रहेंगे। इसीलिए अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं तो आप कॉन्फिडेंस में रहिए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको इस क्वेश्चन में डुबा देगा। आइए हम लोग देखते हैं कि गौर से समझने की कोशिश करिएगा आखिर डायरेक्शन क्या मिल रहे हैं। ये इस तरह का सवाल है बच्चों कि इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, असर्शन दिया जाएगा और दूसरा रीजन दिया जाएगा। आपको ये देखना है कि जो स्टेटमेंट है, असर्शन है, वो सही है या नहीं है। फिर जो रीजन दिया हुआ है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, सही गलत बात कह रहा है। अगर आपको लग रहा है कि दोनों ही सही कह रहा है तो आप फिर देखिए कि जो असर्शन है क्या रीजन जो दिया हुआ है असर्शन को रिलेट कर रहा है, क्या असर्शन को रीजन जो है वो फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तब क्या होगा, तो आपका असर्शन और रीजन यानी कि ए और आर दोनों ही करेक्ट होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर किस तरह के डायरेक्शंस दिए गए हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस में ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। आपको एक असर्शन दिया गया है और आपको एक रीजन दिया गया है जो उसी के बिहाफ में है, उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि मार्क द करेक्ट चॉइस एज, इस तरह से आप करेक्ट चॉइस को क्या करिएगा, मार्क करिएगा। जैसे कि अगर आपको लग रहा है असर्शन और रीजन दोनों ही सही है तो देखिए नंबर में क्या लिखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दूसरा बात आपको देखना है कि ठीक है भाई दोनों सही है, लेकिन क्या असर्शन को रीजन रिलेट कर रहा है। तो देखिए क्या है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी कि रीजन जो है वो क्या कर रहा है, जो असर्शन है उसको रिलेट कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका तो ए हो जाएगा। फिर बी नंबर ऑप्शन देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों असर्शन और रीजन क्या है, सच बोल रहा है, कोई गलत बात ये नहीं कर रहा है। बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
ठीक है भाई, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन दिया जा रहा है ना, ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये तो आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। अगर ऐसा लग रहा है तो आप क्या मारिएगा, बी नंबर को आप मार्क करिएगा। सी नंबर में है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आपको अगर ये लग रहा है कि असर्शन तो सही है यार, स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, लेकिन रीजन गलत है, तो आप सी नंबर मारिएगा। ठीक है, फिर डी नंबर देखिए, कह रहा है रीजन इज ट्रू, रीजन ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट जो असर्शन है वही फॉल्स है। तो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है रीजन तो सही है भाई लेकिन असर्शन गलत है, तो आप डी नंबर मार दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 5वें नंबर में, यानी कि इस असर्शन और रीजन वाले टाइप के जो सवाल हैं, इसमें जरा सतर्क रह करके और होशो हवास में जवाब दीजिएगा, नहीं तो होश खराब कर देगा आपका ये सवाल। गौर से पढ़िए, क्या असर्शन का स्टेटमेंट सही है? लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिड्यूल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब ये कह रहा है कि हम जो सांस लेते हैं ना और छोड़ भी देते हैं, फिर भी लंग्स में कुछ एयर बचा रह जाता है। पहला बात, ये जो असर्शन है वो तो ट्रू है। दूसरा बात देखते हैं, इट इज ट्रू, ये जो हो रहा है, जो बचाया है लंग्स ने, थोड़ी सी मात्रा में जो एयर को अपने अंदर बचा लिया है, इट इज टू इंश्योर दैट लंग्स डू नॉट कोलैप्स, मतलब लंग्स कोलैप्स नहीं कर जाए, इसलिए ये बचाया है। तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। लेकिन आप ये भी देखिए, क्या असर्शन को, स्टेटमेंट को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, रिलेट कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। ऊपर वाला स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिड्यूल अमाउंट ऑफ एयर, ये तो कह रहा है कि हाँ रखता है। दूसरा बात, रीजन कह रहा है क्यों रखता है भाई, ताकि लंग्स कोलैप्स नहीं करे, यानी कि स्टेटमेंट को रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो हम लोग ए नंबर ऑप्शन के साथ जा सकते हैं कि बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू, दोनों सच भी है, सही भी है, एंड रीजन जो है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हम लोगों का राइट होता है। आइए इसी स्टेटमेंट और रीजन, असर्शन एंड रीजन वाले सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं कि वो कैसा है। आइए अब हम लोग देखें छठा सवाल, यानी कि फिर से असर्शन एवं रीजन वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या होता है, असर्शन है, आपको स्टेटमेंट दिया है, इन ए हेल्दी एडल्ट, एक हेल्दी एडल्ट में द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर डेली, बट the actual volume of excreted is only a liter in a day। कहने का मतलब है एक हेल्दी एडल्ट में पर डे 180 लीटर क्या होता है, डेली क्या होता है, तो फिल्ट्रेट होता है, यानी कि हमारा किडनी फिल्ट्रेशन करता है इतना 180 लीटर का। लेकिन जो एक्चुअल वॉल्यूम है एक्सक्रीटेड का, यानी कि एक्चुअली जितना हम अपने बॉडी से बाहर कर पाते हैं, वो मात्र 1 लीटर है एक दिन में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट जा रहा है बच्चों, ये बात सच है कि 180 लीटर हमारा किडनी क्या करता है। अगर आप हेल्दी एडल्ट हैं तो आपका किडनी पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेशन करता है, लेकिन मात्र 1 लीटर अ डे, 1 लीटर ही हम पूरे दिन में क्या कर पाते हैं, तो उसको बाहर निकाल पाते हैं। जो इसका रीजन है, अब उसको देखते हैं। ये असर्शन तो सही है भाई, रीजन में देखते हैं कि रीजन में क्या है, तो मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, मतलब कि इसका कहना है ज्यादातर, ये इसलिए ऊपर वाला का रीजन बता रहा है, नीचे वाला कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट, ज्यादातर जो फिल्ट्रेट होता है वो स्वेट के फॉर्म में, पसीना के रूप में बाहर निकल जाता है। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि रीजन जो है वो बिल्कुल गलत है। और रीजन ही जब गलत है तो ऊपर वाले स्टेटमेंट को, असर्शन को, ये डिफाइन भी, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है। तो जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, देखिए असर्शन इज ट्रू, असर्शन सही है, लेकिन रीजन इज फॉल्स, यहां रीजन गलत है। तो आपने देखा किस तरह से असर्शन और रीजन वाले सवाल को आपको थोड़ा धैर्य से
पढ़ करके फैक्ट के आधार पर आपको जवाब देना है। हड़बड़ा करके ओवर कॉन्फिडेंस में जाइएगा बच्चों तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला जो अब हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उसका टाइप इससे डिफरेंट है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गिवन बिलो इज अ डायग्राम शोइंग अ सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। यहां पर आपको एक ह्यूमन हार्ट दिया गया है और इसमें आपको नाम लिखने के लिए एक्स पॉइंट, वाई और जेड दिया गया है। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहले ये समझिए कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। तो जो ऊपर वाला है उसको आर्ट्रियम कहते हैं और जो नीचे वाला है उसको वेंट्रिकल कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा हार्ट के इस साइड वाला जो है बच्चों, हार्ट के इस भाग वाले जो है वो लेफ्ट साइड कहलाते हैं। मतलब अगर ये वेंट्रिकल है और लेफ्ट साइड में है तो क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। और अगर ये आर्ट्रियम है और लेफ्ट साइड वाला आर्ट्रियम है तो इसको कहेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक उसी तरह से इसके अपोजिट में अगर यहां से पूछ देता है एरो निकाल के कि ये क्या है, तो ये क्या है, तो राइट वाला आर्ट्रियम है, क्योंकि ऊपर वाला जो चैम्बर है वो आर्ट्रियम होता है। फिर नीचे वाला जैसे कि जेड पूछ दिया है, ये क्या होगा? राइट वेंट्रिकल होगा। तो हमेशा याद रखिएगा इस साइड वाला राइट, इस साइड वाला लेफ्ट, ऊपर वाला दोनों आर्ट्रियम, नीचे वाला दोनों वेंट्रिकल। अब आगे देखते हैं कि और क्या है इसमें। यहां ये एक्स करके देखिए, एक इससे क्या निकल रहा है? नर्व निकल रहा है। बच्चों ये पल्मोनरी वेन है। वेन का मतलब होता है, वेन और आर्टरी में एक साधारण सा डिफरेंस समझिए क्या होता है। वेन का मतलब होता है जो बॉडी के दूसरे पार्ट से हार्ट तक आ रहा है, वो जो नर्व है उसे वेन कहते हैं। और हार्ट से जो किसी बॉडी के दूसरे पार्ट में जा रहा है उसे आर्टरी कहते हैं। ये पल्मोनरी वेन है, मतलब कि ऐसा वेन जो लंग्स से कनेक्टेड है। मतलब कि लंग्स से जो वेन कनेक्टेड है वो क्या होगा? पल्मोनरी वेन। जो आर्टरीज लंग्स से कनेक्टेड है हार्ट में उसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरीज। और आर्टरीज क्या होता है? जो हार्ट से जाए, यानी कि हार्ट से निकले। और वेन क्या होता है? जो हार्ट तक आए। आइए हम लोग देखते हैं क्या सब होता है। ये जो एक्स है ये क्या है? तो ये है बच्चों पल्मोनरी वेन, क्योंकि इधर से जो वेन निकलता है वो जाकर के कनेक्ट हो जाता है। किससे कनेक्ट हो जाता है? तो हमारे फेफड़ों से, हमारे लंग्स से। और लंग्स से कनेक्ट होने के कारण ही इस वेन को पल्मोनरी वेन कहा जाता है। आखिर ये क्यों कनेक्ट होता है? तो बच्चों आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले जो हमको पूछा गया है क्या कि एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। जो इधर से लेफ्ट आर्ट्रियम के ऊपर से वेन निकल रहा है वो क्या है? पल्मोनरी वेन है, यानी कि एक्स जो है वो पल्मोनरी वेन है। और फिर देखिए ये जो वाई है ये ऊपर वाला चैम्बर है और लेफ्ट वाला चैम्बर है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम है, यानी कि वाई क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम है। और नीचे वाला उसमें भी राइट वाला ये जेड पूछ रहा है, तो राइट वेंट्रिकल है। क्या है? राइट वेंट्रिकल है जेड। तो आपने इसका आंसर कर लिया। आइए अब देखते हैं इसका बी पार्ट क्या है। Among the following given blood vessels, जो हमको आपको ब्लड वेसल्स दिए हुए नीचे में पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, आउटा, वेना केवा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं आइडेंटिफाई दोज। अब क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? तो 1 नंबर में है देखिए विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन इसमें ऐसा ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है? इसको समझने के लिए आइए एक डायग्राम हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों इस बात को हम समझते हैं। हमारा लंग्स है, ठीक है, और हमारे लंग्स से कनेक्टेड क्या है? तो हमारे लंग्स से हार्ट कनेक्टेड रहता है। जो हार्ट है वो कनेक्टेड रहता है।
इस तरह का कुछ आप लोग बनाते हैं तो ये ज्यादा आपके समझ में आता होगा, लेकिन ये बिल्कुल प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़ना है बच्चों। बिल्कुल बायोलॉजिकल फिगर जो होता है इसका हर्ट का कुछ इस तरह से होता है, जो आप लोगों को डिजाइन करने के लिए आना चाहिए। कुछ इस तरह से होता है। इसमें देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, आर्ट्रियम है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो वेंट्रिकल है। इसमें से जो बाहर निकल रहा है, इधर देखिएगा लेफ्ट आर्ट्रियम से जो बाहर की ओर निकल रहा है ये क्या है, पल्मोनरी वेन। और इधर से जो आएगा, ठीक है, इधर से जो आ रहा है ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। अब समझते हैं इन दोनों का काम क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे इन दोनों का काम क्या है, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ये वाला जो पल्मोनरी वेन है ये जुड़ा हुआ है किससे, तो लंग्स से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसको हम पल्मोनरी वेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लंग्स से, इसमें क्या होता है, तो लंग्स से ऑक्सीजन आता है। लंग्स से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन कहां आता है, तो हार्ट में आता है। अच्छा, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी जुड़ा होता है लंग्स में ही। ये भी कहां जुड़ा होता है, लंग्स में भी, लेकिन इसके द्वारा जो ब्लड आता है लंग्स में उसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं होता। मतलब कि देखो बाबू, कभी भी हार्ट से कुछ निकल के जा रहा है, हार्ट से ब्लड निकल करके किसी पार्ट में जा रहा है बॉडी को, तो वो जो ब्लड वेसल होगा वो हमेशा आर्टरी ही होगा। क्या होगा, आर्टरी ही होगा। लेकिन कभी भी कि बॉडी के किसी पार्ट से अगर ब्लड निकल करके और हार्ट में आ रहा है तो वो वेन होगा। यहां जो कारोबार हो रहा है वो लंग्स के बीच हो रहा है। मतलब ये जो ब्लड ने क्या किया, हार्ट ने, तो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, ऑक्सीजन से मिक्स करने के लिए उसको तो लाना पड़ेगा फेफड़े के पास, लंग्स के पास, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं गया है। तो हार्ट ने ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है उसको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा भेज देता है लंग्स में, और लंग्स से फिर क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा, यानी कि फेफड़े से जुड़ा हुआ जो वेन है उसके द्वारा पहुंचता है हार्ट में। यानी कि एक बात तो तय है कि जो हार्ट से आया था ब्लड उसमें ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन हार्ट से निकला है वो ब्लड, जिस वेसल से निकला है वो आर्टरी है, और अगर लंग से जुड़ा है तो पल्मोनरी आर्टरी है। इसका मतलब है कि एकमात्र ऐसा आर्टरी यह है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता। लेकिन जनरली क्या होता है, हमारे जो आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और हमारा जो वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच्ड है या जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड नहीं है। तो पहला ऐसा आर्टरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी ऐसा आर्टरी है जिससे होकर के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कहां तक आता है, लंग्स तक आता है। तो हार्ट ने ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है उसको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा भेज देता है लंग्स में, और लंग्स से फिर क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा, यानी कि फेफड़े से जुड़ा हुआ जो वेन है उसके द्वारा पहुंचता है हार्ट में। यानी कि एक बात तो तय है कि जो हार्ट से आया था ब्लड उसमें ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन हार्ट से निकला है वो ब्लड, जिस वेसल से निकला है वो आर्टरी है, और अगर लंग से जुड़ा है तो पल्मोनरी आर्टरी है। इसका मतलब है कि एकमात्र ऐसा आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता। लेकिन जनरली क्या होता है, हमारे जो आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और हमारा जो वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है,
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच्ड है या जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है। तो पहला ऐसा आर्टरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी ऐसा आर्टरी है जिससे होकर के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कहां तक आता है, लंग्स तक आता है। फिर लंग्स से जो पल्मोनरी वेन है वो आता है कहां पर, हार्ट के पास आता है और ऑक्सीजन उसमें मिक्स रहता है। तो हम कह सकते हैं कि बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दो वेसल्स में होंगे, दो ब्लड वेसल्स ऐसे होंगे जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। एक तो पल्मोनरी वेन हो गया जिसके द्वारा लंग्स से हार्ट तक पहुंचा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू, यानी कि ब्लड में मिला हुआ था, तो ये तो था पल्मोनरी वेन। तो एक हो गया पल्मोनरी वेन और दूसरा हो गया आओर्टा। आर्टरी जो है आर्टरी का ही बहुत बड़ा रूप है, मतलब कि आर्टरी हल्का पतला होता है लेकिन जो आउटा होता है वह मोटा मोटा नस होता है। तो मोटा मोटा नस होता है इसलिए उसको आउटा कहते हैं, ठीक है। तो जो आउटा होता है यानी कि आर्टरी होता है उसमें जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा पल्मोनरी वेन से जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन जो फेफड़ा से गया था कहां, हार्ट के पास ऑक्सीजन मिक्स करा करके, वो था पल्मोनरी वेन। एंड आउटा यानी कि आर्टरी का ही विकसित बड़ा रूप, मोटा रूप। तो पल्मोनरी वेन और आउटा में क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। वहीं जो आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी था जिससे ब्लड होकर के गया था कहां पर, लंग्स के पास, क्यों गया था भाई, तो उसमें ऑक्सीजन को मिक्स कराने, यानी कि उसमें ऑक्सीजन था नहीं। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होगा वह आर्टरी जो लंग्स से हार्ट तक जाती है, वैसा जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जो वेन्स है उसकी का मोटा रूप, जो उसका साइज होता है वो बड़ा होता है। जैसे आर्टरी का आओर्टा क्या है, मोटा रूप है, वैसे ही वेना केवा जो है वेन का मोटा है, मतलब कि वो एक मोटा पाइप जैसा होता है वेन। तो ये वेना केवा हो गया, वेन जिससे होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता ही जाता है। और पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो हमने देखा कि इन सब में से कौन ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो हमने देखा कि पल्मोनरी वेन और आओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वहीं पल्मोनरी आर्टरी और वेना केवा में क्या होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं वो आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। याद रखिएगा जो अब नया पैटर्न है एग्जाम का बच्चों, यह लॉजिकल क्वेश्चंस, यानी कि आपको बहुत ही सावधानी से और फैक्चुअल बातों को रखना ही होगा क्योंकि आपकी होशियारी यहां नहीं चलने वाली। ये नया पैटर्न है एग्जाम का सीबीएसई का, इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस में जरूर रहिए। हाँ, यहां पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो एग्जाम में भी आप झंडा गाड़ के आएंगे, इसकी चिंता आप मत करिए। आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है। इसमें क्या पूछा जा रहा है आप देखिए, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते रहते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे हम रेस्पिरेशन ही करते हैं, बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। हम क्या करते हैं, डाइजेशन यानी कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस में भी वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं। नहीं, तो बहुत सारा हमारे बॉडी में प्रोसेसेस हैं जिनमें बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, वेस्ट मटेरियल्स तैयार होते हैं। लिस्ट द वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो वेस्ट है इसको लिस्ट करना है विद ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन देयर रिमूवल। ये भी बताना है कि किस ऑर्गन के द्वारा उसको हमारे बॉडी से आउट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो आइए देखते हैं द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। हमारे बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं एंड द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन देयर रिमूवल आर
टेबुलेटेड बिलो। यहाँ पर आप देखिए कि आखिर कौन कौन से ऑर्गन है जो उसमें इन्वॉल्व है, उसको रिमूव करने के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हुआ है, और उन सभी प्रोसेस को देखते हैं जिस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल तैयार होता है। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज का, तो एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वेस्ट प्रोडक्ट होने के कारण इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो वेस्ट प्रोडक्ट है, और इसको लंग्स के द्वारा क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। लंग्स तक आता है और इसको बाहर फेंक दिया जाता है, एक्सहेल कर दिया जाता है। दूसरा है यूरिया, अदर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस एंड वाटर। आपको मालूम है यूरिन में ये सब मिक्स होता है, और यूरिन के थ्रू इसको हम लोग क्या करते हैं? बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। और इसमें जो सबसे क्या होता है? मददगार हेल्पफुल ऑर्गन है, जिसके द्वारा ये यूरिया, अदर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस एवं वाटर जो है, जो हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को साथ मिला करके बाहर रिमूव करने का काम करेगा। ऐसा कौन है? तो उस ऑर्गन का नाम है, ऐसा कौन है? तो उस ऑर्गन का नाम है किडनी। किडनी के द्वारा ये काम किया जाता है। तीसरा देखिए पॉइजनस एंड अल्कोहल। पॉइजन जो है और अल्कोहल है, ये भी हमारे बॉडी में तैयार होते हैं, और इसको भी बाहर करने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है? लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ पॉइजन एंड अल्कोहल, जो हमारे बॉडी में तैयार होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इन डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब चलते हैं आगे। सॉल्ट एंड वाटर, हमारा जो स्वेट ग्लैंड है, जो हमारे स्किन में रहता है, जो जिससे हमारा पसीना बाहर निकलता है, स्वेट बाहर निकलता है, तो सॉल्ट एंड वाटर जो है मिक्स्ड होकर के स्किन से निकल जाता है बाहर स्वेट के फॉर्म में। तो ये सब क्या हो गए? वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में तैयार होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और ये सब वे ऑर्गन्स हैं जिसके द्वारा इसको बाहर रिमूव किया जाता है। तो बच्चों, हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देख लिए। आइए अब हम देखते हैं आपके एग्जाम में किस तरह से लॉन्ग टाइप आंसर पूछा जाएगा, और आपको उसका जवाब किस तरह से देना है। आइए एक एक करके हम लोग देख लें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि आवर बॉडी प्रोड्यूसेस, हमारे बॉडी क्या होते हैं? तो बहुत तरह के वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। हमारे बॉडी में डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं, न्यूट्रिशन होता है, फिर रेस्पिरेशन होता है, तो इसमें कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट्स है वो तैयार हो जाते हैं। तो आखिर वे कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो तैयार होते हैं? साथ ही लिस्ट द वेस्ट प्रोडक्ट्स विथ द ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन को भी आप बताइए जो उस वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल में क्या करते हैं? तो पार्टिसिपेट करते हैं। आइए एक एक करके उन सभी वेट्स को देखें। तो हमने कहा था, आप याद करिए जिस समय आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे, कि जो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे सेल तक जाता है, और वहां ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो वहां ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी तो प्रोड्यूस होती ही है, साथ ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। फिर वो ब्लड के थ्रू आ जाता है हमारे लंग्स में, और लंग्स के द्वारा उसको बाहर एक्सहेल कर दिया जाता है। तो जरा देखिए, तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये किस ऑर्गन के द्वारा रिमूव किया जाता है? हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो लंग्स के द्वारा। तो बच्चों, आप टेबल के फॉर्म में द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में होते हैं एंड द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन देयर रिमूवल आर टेबुलेटेड बिलो। आप देखिए यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और एक तरफ वो ऑर्गन्स रखे गए हैं जो उनके रिमूवल में क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा निकल जाता है? लंग्स के द्वारा निकल जाता है। यूरिया, अदर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस एंड वाटर, यानी कि आपका जो यूरिन है वह क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है हमारे बॉडी का। तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है किसके द्वारा? तो किडनीज के द्वारा।
फिर देखिए पॉइजन्स एंड अल्कोहल है, ये भी हमारे बॉडी का बाय प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, तो इसको हमारे लीवर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। वही फिर देखो सॉल्ट एंड वाटर है, तो सॉल्ट एंड वाटर हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हमारे पसीना निकलने वाले जो ग्लैंड्स हैं, तो सॉल्ट एंड वाटर हमारे स्किन से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं पसीने के फॉर्म में। तो हमने देखा कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और ऐसे ऑर्गन्स को देखा जो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से रिमूव करने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। आइए हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लिया, आइए अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसका आंसर आपको कैसे करना होता है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपका लॉन्ग आंसर देखिए किस तरह से है, एक 9 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अंदर 3 क्वेश्चंस और हैं, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, और ये तीनों इनके जवाब देना आपके लिए अनिवार्य है। ये आपको ऑप्शन के तौर पर नहीं मिले हैं कि आप इसको चाहे इसको बना ले, ऐसा नहीं है। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, सेट ऑफ 3 क्वेश्चन है, तो आपको सभी क्वेश्चंस का जवाब देना ही होगा। तो पहला क्वेश्चन जो ए नंबर में कहता है कि इन विच फॉर्म आर ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, तो ब्लड में आखिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो बच्चों आप जान ले कि ब्लड में जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। और एक बात जान ले, हीमोग्लोबिन एक कैरियर का काम करता है, कैरियर मतलब होता है ले जाने वाला, वाहक। तो जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया है, हमने सांस लिया है, ऑक्सीजन गया है हमारे अंदर, वो जो ऑक्सीजन गया है वो ब्लड के हीमोग्लोबिन से जाकर के अटैच हो जाता है, और उस हीमोग्लोबिन को कहते हैं क्या, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन के साथ क्या हुआ, तो जैसे ही ऑक्सीजन कनेक्ट होता है ये हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जैसे ही ऑक्सीजन हमने इनहेल किया वो ब्लड में जाकर के हीमोग्लोबिन से कनेक्ट होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में यानी कि हीमोग्लोबिन से कनेक्ट होकर के वो कहां चला जाता है, तो हमारे बॉडी के टिश्यूज में, सेल्स तक चले जाते हैं ऑक्सीजन। फिर वहां क्या होता है, जो ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां प्रोड्यूस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के अगर कंपैरिजन करें तो वाटर में सॉल्यूबल होता है, इसलिए वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में मिक्स्ड होकर के क्या आ जाता है, ब्लड में सॉल्यूबल होता है CO2, और वो मिक्स होकर के ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और कहां आ जाता है, ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में, और हम आप उसको एक्सेल कर देते हैं। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, ब्लड के थ्रू, तो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, ब्लड के साथ ऑक्सीजन ने क्या किया, तो हीमोग्लोबिन के साथ कनेक्ट होकर के बॉन्ड बना करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया और सेल तक गया, फिर वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, फिर ब्लड के थ्रू वो ब्लड में सॉल्यूबल होकर के आ गया लंग्स तक। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में। बी नंबर देखते हैं क्या है, व्हाट हैपेंस टू द मसल्स ऑफ द डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम है, जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े के निचले हिस्से में क्या होता है, तो डायफ्राम एक थीन लेयर होता है, और वो मसल्स का लेयर होता है, थीन मस्कुलर लेयर है वो, और उसका काम क्या होता है, देखें व्हाट हैपेंस टू द मसल्स ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के मसल्स को क्या होता है, द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द पोजीशन ऑफ डायफ्राम, आखिर उसके पोजीशन में क्या क्या बदलाव आते हैं, कब बच्चों, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन बोले तो जब हम सांस लिए, इनहेलेशन, और एक्सपिरेशन बोले तो एक्सहेल, मतलब जब हम सांस छोड़े। तो सांस लेने को कहते हैं इंस्पिरेशन, और सांस छोड़ने को कहते हैं एक्सपिरेशन। तो जब हम सांस लिए तब डायफ्राम के मसल्स में क्या क्या चेंजेज आए, फिर जब सांस छोड़ा
तब जाकर डायफ्राम के जो मसल्स है उसमें क्या क्या चेंजेज आए। तो एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझ ले, क्या होता है जैसे ही हम सांस लेते हैं, तो जैसे ही सांस लिए क्या हुआ, हमारी जो रिब केज है ये एक्सपेंड होता है, फैलता है, और जो बाबू वो हमारा लंग्स है ना वो बैलून की तरह फूल जाता है, यानी कि उसके वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। जैसे ही हम सांस भरते हैं, ऑक्सीजन भरा, ऑक्सीजन भरते ही हमारा जो चेस्ट है, रिब केज है, उसमें क्या हो जाता है, एक्सपेंड आता है, यानी कि वो फैलता है। साथ ही क्यों फैला, क्योंकि रिब केज के अंदर जो लंग्स है, हवा भरने के कारण उसके वॉल्यूम में भी क्या होता है, क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करता है लंग्स का, एक्सपेंड होता है रिब केज, लेकिन जो लंग्स के नीचे लेयर है डायफ्राम का वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कहां चला जाता है, नीचे की ओर। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज करता है, रिब केज एक्सपेंड होता है, लेकिन जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड जाता है, नीचे जाता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कब होता है, जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन जब हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सांस जब हम छोड़ रहे हैं यानी कि एक्सहेल कर रहे हैं, तो जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तब क्या होगा, एक्सप्रेशन में क्या होगा, जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारी रिब के जो एक्सपेंड था वो डिक्रीज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो हमारे अंदर का रिब केज के अंदर जो लंग्स था उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया था हवा भरने के कारण, हवा छोड़ दिए तो वो जो इंक्रीज किया हुआ वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो लंग्स था वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और जो रिब केज था वो भी स्प्रेड था, एक्सपेंड हो गया था, वो भी सिकुड़ जाता है। और जो हमने सांस लिया था तो डायफ्राम डाउनवर्ड चला गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। सांस छोड़ने में एक्सप्रेशन के समय में क्या होता है, तो वो रिलैक्स हो जाता है और डायफ्राम ऊपर आ जाता है। तो क्या हुआ बच्चों, डायफ्राम के मसल्स के साथ द मसल्स ऑफ डायफ्राम एज वेल एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, उसके जो मसल्स है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड द डायफ्राम शोज डाउनवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सांस लेने वक्त डायफ्राम डाउनवर्ड जाता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सिकुड़ता है। वहीं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो जाता है उसका, तो हम सांस छोड़ रहे हैं, जैसे ही सांस छोड़ रहे हैं तो मसल्स जो है डायफ्राम का वो रिलैक्स होता है, और रिलैक्स होता है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट होकर के डाउनवर्ड गया था, अब रिलैक्स होकर के वो पहले से अपने जो नॉर्मल पोजीशन होता है उसका उस पोजीशन में हो जाता है, यानी कि अपवर्ड आ जाता है। यही होता है इस डायफ्राम के साथ। तीसरे नंबर में देखते हैं, सी नंबर में, व्हाई डू द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया का वॉल है, जो विंड पाइप का वॉल है, कहता है नॉट कोलैप्स, वो कोलैप्स क्यों नहीं होता, वो सिकुड़ क्यों नहीं जाता, जबकि व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट, उसमें कम हवा है, एयर नहीं है, तो आखिर क्यों ट्रैकिया का वॉल सिकुड़ नहीं गया, क्यों ये कोलैप्स नहीं हुआ। तो आखिर क्या होता है, आप याद करिए जब हमने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया था कि ट्रैकिया का वॉल कोलैप्स क्यों नहीं होता, सिकुड़ क्यों नहीं जाता, जब उसमें एयर क्या है तो कम है तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो ध्यान दीजिए, तो जो ट्रैकिया है उसमें क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, वो उसको कोलैप्स होने नहीं देता है। तो ट्रैकिया इज सपोर्टेड, उसको सपोर्ट किससे मिलता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से, जिसके कारण वो कोलैप्स नहीं होता है। तो बच्चों आपने देखा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के जो तीनों सेगमेंट है उन तीनों सेगमेंट का आपको जवाब देना पड़ता है। आइए एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखें, ध्यान से आप देखिए बच्चों इन सब चीजों को, क्योंकि ये बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपको बोर्ड एग्जाम में ठीक इसी तरह के हूबहू प्रश्न मिलने वाले हैं, इसी पैटर्न से मिलने वाले हैं। तो आप
ध्यान से बारीकी से चीजों को समझिए और कॉन्सेप्ट पर चलने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे कराए जा रहे हैं, इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से देखें, बेहद महत्वपूर्ण है। आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपसे नहीं छूटेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 10वें नंबर यानी कि एक और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कि उसका क्या पूछ रहा है और हमको आपको कैसे उसका जवाब देना है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है इसमें। तो सानू टोल्ड हिज फादर, ये अपने पापा से कह रहा है कि प्लांट एक्सूड आउट अ लॉट ऑफ वाटर। प्लांट से क्या होता है तो बहुत सारा वाटर एक्सूड होते रहता है, निकलते रहता है धीरे धीरे करके इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स। लीव्स के द्वारा क्या होता है तो वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट से वाटर निकलते रहता है। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, आखिर इसका महत्व क्या है, आखिर क्यों प्लांट से ये निकल रहा है वाटर और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछ रहा है अपने वो पापा से। हाउ डू स्टोमाटा हेल्प इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में स्टोमाटा कैसे हेल्प करता है। तो बच्चों आइए हम इस कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो लैंग्वेज खुद बना लीजिएगा, ये आप पर भरोसा है हमको। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो कॉन्सेप्ट फिर नहीं समझ पाइएगा, ये भी हमको आप पर भरोसा है। आइए चलते हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए, लैंग्वेज खुद तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए। जो वाटर एक्सूड होता है बच्चों, वाटर वेपर के फॉर्म में लीव्स से, जो प्लांट का लीव्स है उससे जो वाटर वेपर के रूप में क्या होता है, वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है, एवापोरेशन होता है। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट के लीव से वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होते रहता है, एक्सूड होते रहता है। आखिर अच्छा ये जरूरी क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो होता क्या है, जो जाइलम है, जाइलम टिश्यू के बारे में आप जान रहे हैं कि जाइलम टिश्यू क्या करता है, तो ये जो रूट्स होते हैं प्लांट वहां से उठाते हैं क्या, वाटर को। तो वाटर के साथ साथ बहुत सारा मिनरल्स भी आता है, वाटर में ही मिक्स्ड होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो वो सारे मिनरल्स मिक्स जो वाटर होते हैं वो जाइलम टिश्यू के द्वारा कहां तक जाते हैं, पूरे पेड़ के एक एक हिस्से में चले जाते हैं, एक एक पार्ट में चले जाते हैं। तो अगर ये ट्रांसपीरेशन नहीं हो, बाहर वाटर वेपर के फॉर्म में ये नहीं निकले तो एक पुल नहीं मिल पाएगा, खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर कुछ कमी होगा तभी नीचे से पुल मिलेगा, एक नीचे से खींचने का क्या होगा, एक कोशिश होगा। तो जैसे ही ऊपर से इवेपोरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में लीव से निकलता है वाटर, वैसे ही क्या होता है, नीचे से जाइलम को एक पुल मिलता है, ऊपर से खींचता है कुछ और वाटर फिर से नया आ जाता है, मिनरल्स के साथ आ जाता है लीव्स में। तो एक तो ये हुआ कि इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है, ताकि जाइलम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर पाए और वाटर और मिनरल्स रेगुलरली पहुंच पाए लीव्स तक। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो जाइलम को वो पुल नहीं मिल पाएगा जिससे वो मिनरल्स और वाटर को लीव्स तक पहुंचाता है। दूसरी बात कह रहा है स्टोमाटा का इसमें क्या हेल्प है, स्टोमाटा क्या करता है, आपको मालूम है स्टोमाटा जो है वो बंद होते रहता है और खुलते रहता है, यानी कि स्टोमाटा क्लोज होता है और ओपन होता है। कैसे ओपन और क्लोज होता है, तो स्टोमाटा का जो ये खुलना और बंद होना, क्लोज एंड ओपन होने की जो प्रोसेस है, इसको रेगुलेट करता है जो उसका गार्ड सेल है। जो स्टोमाटा का गार्ड सेल है वो रेगुलेट करता है किस बात को, कि स्टोमाटा कब खुलना है, कब स्टोमाटा को क्लोज होना है। अच्छा ये कैसे वो रेगुलेट करता है, तो जब स्टोमाटा वाटर एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाता है, मतलब कि सूज जाता है, फूल जाता है, तो जब वाटर एब्जॉर्ब करके स्टोमाटा का जो वो गार्ड सेल है वो फूल जाता है तो वो ओपन हो जाता है। और जब ट्रांसपीरेशन होता है और वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो वाटर जैसे ही निकला, रिलीज हुआ,
तो फिर वो जो गार्ड सेल है वो जो ओपन हुआ है फूलने के कारण, फिर से वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और सिकुड़ने के कारण गार्ड सेल फिर क्या कर देता है, स्टोमाटल पोर को क्या करता है वो तो क्लोज कर देता है। तो स्टोमाटा का खुलना और स्टोमाटा का बंद होना रेगुलेट कौन करता है, गार्ड सेल ऑफ स्टोमाटा। और ये कैसे रेगुलेट होता है, तो अगर पानी एब्जॉर्ब किया गार्ड सेल तो फूलने की वजह से स्टोमाटा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और अगर वो वाटर रिलीज हो गया वेपर के फॉर्म में उड़ गया तो क्या होगा, तो वेपर के फॉर्म में जैसे ही वाटर उड़ा तो फूलने के कारण न खुला था बाबू, और वाटर ही निकल गया तो फिर से वो सिकुड़ जाएगा और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। इस तरह से स्टोमाटा क्या करता है, स्टोमाटा का खुलना और बंद होना इस प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है। किस प्रोसेस में, ट्रांसपिरेशन में, जो वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट से निकलते रहता है बाहर, ट्रांसपिरेशन इसी को कहते हैं बच्चों। और इस प्रोसेस में स्टोमाटा बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपने कॉन्सेप्ट को समझा, अब तो आप लैंग्वेज बना करके लिख ही सकते हैं कि हाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो जाइलम को पुल नहीं मिलेगा मिनरल्स लाने के लिए, स्टोमाटा जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा, ना वो ओपन होगा ना क्लोज होगा, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। फिर तो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड लेना का, गैसेस एक्सचेंज करने का, वो भी नहीं हो पाएगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन मतलब प्लांट से जो वाटर एक्सक्यूड होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसी के साथ आज हमने देखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन पूछा जा रहा था, उस टाइप का क्वेश्चन भी हमने देखा। फिर हमने यह जाना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह से हमको आपको आंसर करना है, और फिर हमने देखा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाता है और उसका हमको कैसे आंसर करना होता है। ओके बच्चों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस के साथ, जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा। और जो भी चीजें आज आपने देखा है, जो सॉल्यूशन आपने किया है, इसको आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा, बार बार देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा और खुद से आंसर राइटिंग की भी आप कोशिश करिएगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।